पाठ 1 देश हमारा। प्राणों से है ज्यादा प्यारा देश महान हमारा, ऋषि मुनियों का देश हमारा सारे जग से न्यारा। हिमगिरी इसका मस्तक ऊंचा, सागर पैर पखारे, नदियों का जल हरी भरी भूमि की मांग सवारे। युगों युगों से बहती यहाँ पावन गंगा की धारा, प्राणों से है ज्यादा प्यारा देश महान हमारा। साथ साथ रहते हैं इसमें सब धर्मों के लोग, मन में जिनके त्याग एकता का है अद्भुत योग। कभी न होगा हम लोगों का आपस में बंटवारा, प्राणों से है ज्यादा प्यारा देश महान हमारा। कफन केसरी बांधा सबने आजादी की ठानी, देश की खातिर प्राण दे दिए हार कभी ना मानी। दिया हमें था नेताजी ने जय हिंद का नारा, प्राणों से है ज्यादा प्यारा देश महान हमारा। जब जब इस पर आंख उठी तो एक हुए हम सारे, ना को चने चबाए दुश्मन को कभी नहीं हम हारे। नागों के फन कुचले हमने दुश्मन को ललकारा, प्राणों से है ज्यादा प्यारा देश महान हमारा। शब्द परिचय वर्ड्स टू नो। हिमगिरी द हिमालयाज, मस्तक फॉरहेड, पावन होली, अद्भुत यूनिक, योग कॉम्बिनेशन, बंटवारा डिवीजन, कफन श्राउड, केसरी सेफ्रॉन, ललकारा चैलेंज्ड। पाठ 2 गुलिवर लिलीपुट में। गुलिवर के घर में आज बहुत चहल पहल थी। उसके मित्र और संबंधी सभी उससे मिलने आए थे। वह कई दिनों बाद लंबी समुद्री यात्रा करके घर वापस आया था। रात का भोजन समाप्त हुआ, सब लोग चले गए। केवल परिवार के लोग और गुलिवर के 2 मित्र घर पर रह गए। दोनों मित्र गुलिवर से उसकी यात्रा की कहानी सुनना चाहते थे। सब आराम से बैठ गए तो गुलिवर ने कहना शुरू किया। इस बार हमारा जहाज दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था। हम लोग मैडागास्कर के आसपास थे। तभी समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गईं। कुछ देर में ही हमारा जहाज तूफान से घिर गया और किसी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे एक लकड़ी का तख्ता मिल गया। 2 दिन तक मैं भूखा प्यासा उसी तख्ते के सहारे तैरता रहा। तीसरे दिन मैं किनारे तक पहुंचा। मैं बहुत थका हुआ था। थोड़ी दूर चलते ही मैं लेट गया और मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर से रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। मैंने देखा यह तो बिल्कुल आदमी की तरह का ही जीव था, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 7-8 इंच थी। कुछ देर में ही मेरे शरीर पर उस जैसे सैकड़ों जीव चढ़ आए थे। मैंने ध्यान से देखा, ये तो आदमी ही थे। वे आपस में बातें करते हुए मुझे पतले पतले धागों से बांध रहे थे। मेरे हाथ पैर पहले ही बांधे जा चुके थे। वे मेरे मुंह और माथे पर चढ़ आए थे। मुझे परेशानी होने लगी तो मैं चिल्ला पड़ा, कौन हो तुम लोग? मेरी आवाज सुनकर वे हड़बड़ा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए, कुछ धागे मैंने खुद तोड़ डाले। मुझे ऐसा करते देख उन लोगों ने मुझ पर तीर चलाने शुरू कर दिए। उनके तीर सुई की तरह पतले पतले थे। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। मुझे विरोध ना करता देख उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक आदमी कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। शायद वह उनका सरदार था। मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही। फिर मैंने मुंह और पेट की ओर इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूं। वे लोग मेरा इशारा समझ गए। बस फिर क्या था, उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी। सैकड़ों लोग छोटी छोटी तश्तरियों में खाने का सामान ला लाकर
मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी के भरकर मेरे मुंह में उड़ेल दिए, पर मेरे लिए तो यह एक गिलास से भी कम था। वे लोग बहुत हैरान होकर मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है या कुआं। खाना खा लेने के बाद मुझे नींद आने लगी। कुछ देर बाद ही मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे लोग एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जा रहे थे। उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी फौज ही हथियार संभाले मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि इस द्वीप का नाम लिलीपुट है। उन लोगों के हिसाब से मैं पहाड़ जितना बड़ा था। मुझे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लिलीपुट के सभी मकान बिल्कुल खिलौनों जैसे थे। वहां के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। इस जगह में झुककर अंदर जाया जा सकता था। जिस तरह वे लोग मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। एक दिन की बात है, कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। मेरी आंख मुश्किल से बची। यह देखकर मेरी सुरक्षा में नियुक्त सिपाहियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेबों में रख लिया। एक को अपनी मुट्ठी में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे चीखने लगा तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह जान बचाकर वहां से भागा। फिर मैंने कोट की जेब में पड़े कैदियों को भी एक एक करके छोड़ दिया। वे भी गिरते पड़ते भागे तो मैं हंसने लगा। मुझे देख सैनिक भी हंसने लगे। मेरी इस हरकत का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। राजा को इस बारे में पता चला तो उसने मेरी प्रशंसा की। उसने 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्द ही वहां की भाषा सीख ली। अब वे लोग मुझसे डरते नहीं थे। मेरे व्यवहार से वे खुश थे। वे मेरे साथ खेलने भी लगे थे। उनके बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौली खेलते रहते। मैं एक तरह से पूरे लिलीपुट द्वीप के लिए खिलौना बन गया था। एक दिन मैंने लिलीपुट के राजा से प्रार्थना की कि मुझे उस कैद खाने से छुटकारा दिया जाए। राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं राजा की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं, और अगर किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो लिलीपुट के लोगों की मदद करूं। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली बेड़ा बना लिया है। वह जल्दी ही लिलीपुट पर हमला करने की सोच रहा है। मैंने लिलीपुट के लोगों की मदद करने की योजना बनाई। मैंने कुछ मजबूत रस्सियां और कांटे तैयार किए और इन्हें लेकर ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। मैंने उस खाड़ी को बड़ी आसानी से पार कर लिया। यह खाड़ी भले ही उनके लिए गहरा सागर थी, पर मेरे लिए तो विशेष गहरी ना थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहां खड़े सभी जहाजों को कांटे में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिकों ने मेरे ऊपर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ, क्योंकि मैंने चमड़े का कोट पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था। ब्लेफुस्कू के जहाजों को लेकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा तो वहां के राजा और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। राजा ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं खाड़ी के किनारे किनारे घूम रहा था कि मैंने पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। यह नाव मेरे लिए आशा की बहुत बड़ी किरण थी। कुछ दिनों बाद मैंने राजा से अपने देश लौटने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया। उन्होंने बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर रखवा दी। सौभाग्य से रास्ते में ही मुझे मेरे देश का जहाज मिल गया। कुछ दिन बाद ही मैं अपने देश पहुंच गया। मैं कभी भी लिलीपुट के उन प्यारे लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो, चहल पहल, गैदरिंग, चकनाचूर, रैग्ड कंप्लीटली, तख्ता, प्लैंक, छाती, चेस्ट, जीव, क्रिएचर, तीर, एरोज, तश्तरियां, प्लेट्स,
पीपे, कनस्टर्स, फौज, आर्मी, गिरफ्तार, अरेस्ट, हरकत, एक्टिविटी, खाड़ी, गल्फ, सौभाग्य, गुड लक। पाठ 3 एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, जिन्हें 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, जर्मनी के रहने वाले थे। म्यूनिख से कुछ ही दूर वह घर था जहां उनका बचपन बीता। हरे भरे वृक्षों और बगीचों से घिरा एल्बर्ट आइंस्टाइन का वह घर एक अनोखा घर था। उनकी माँ को संगीत से इतना प्रेम था कि उनका घर हर समय संगीत की मधुर ध्वनियों से गूंजता रहता। एल्बर्ट के पिता साहित्य से प्रेम करते थे। 8-10 वर्ष का एल्बर्ट अपने पिता से जर्मनी के लगभग सभी महाकवियों की पुस्तकों की कथाएं सुन चुका था और उसे वे सभी याद भी थीं। एल्बर्ट के एक चाचा भी उनके साथ ही रहते थे। उनका नाम था जेकब। आइंस्टाइन अपने चाचा का बड़ा दुलारा था। दोनों दोस्तों की तरह बगीचे की हरियाली का आनंद लेते, दौड़ लगाते और हारते जीतते, पेड़ पौधों को देखते और विज्ञान पर चर्चा करते। एक बार एल्बर्ट ने स्कूल में एक नया शब्द सीखा, अलजबरा। घर आते ही उसने चाचा जेकब से पूछा, अलजबरा क्या होता है? अलजबरा गणित का आलसी रूप है। जब तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होता तो एक्स बुलाते हो और फिर उस एक्स को ढूंढते फिरते हो। लेकिन इतना भर बता देने से चाचा जेकब को छुटकारा नहीं मिल सकता था। रात तक एल्बर्ट ने उनसे अलजबरा के बारे में 100 से भी ज्यादा प्रश्न पूछ डाले थे। बस एक्स, वाई और जेड। अगले कुछ दिनों तक एल्बर्ट को यही याद था। अलजबरा की कोई पुस्तक दिखी नहीं कि वह उसे हल करने में लग जाता। जब तक वह खत्म ना हो जाती, एल्बर्ट को चैन नहीं पड़ता था। स्कूल में एल्बर्ट से अध्यापक भी परेशान थे। उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते पूरा समय निकल जाता। कई प्रश्नों को तो हल भी ना कर पाते। कई प्रश्नों को एल्बर्ट उनसे भी पहले हल कर लेता था। एल्बर्ट गणित में सबसे आगे था। उसके दोस्त ही नहीं, अध्यापक भी उसे गणित का दानव कहने लगे थे। लेकिन अन्य विषयों में वह कोरा ही था। जब चाचा जेकब ने समझाया कि सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, तो वह अन्य विषयों में छूट गई पढ़ाई को पूरा करने में जुट गया। भौतिकी ऐसा विषय था जिसने एल्बर्ट को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। वह भौतिकी में उलझ गया और अधिक जानने की इच्छा उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एल्बर्ट ने एक पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया। उस समय परिवार आर्थिक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। अपना खर्च चलाने के लिए एल्बर्ट थोड़े से पैसे लेकर अपनी कक्षा में पिछड़े हुए विद्यार्थियों को पढ़ाता। एल्बर्ट ने बर्न के एक कार्यालय में नौकरी कर ली। काम हल्का फुल्का था। वहाँ गणित के इस दानव के पास सोचने के लिए बहुत समय रहता। वह गणित की कठिन से कठिन समस्याओं का हल खोजने में लगा रहता था। इस काम में उसे बहुत आनंद आता था। इसी कार्यालय में काम करते हुए उसने अपनी एक नई खोज से वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि सूर्य, चांद तथा अन्य नक्षत्रों की स्थिति की गणना करने के लिए प्रकाश, अंतरिक्ष और समय के साथ साथ एक चौथी चीज भी चाहिए। यह चौथी चीज सापेक्षता का सिद्धांत था। यही आइंस्टाइन की खोज थी, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। अपनी गणना के आधार पर आइंस्टाइन ने घोषणा की कि जब अगली बार सूर्य ग्रहण लगेगा तो चांद सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा, पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और सूर्य के आसपास के तारे भी देखे जा सकेंगे। ऐसा 1919 में होना था। कुछ वैज्ञानिक आइंस्टाइन की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सूर्य ग्रहण के दिन वे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन हुआ वही जो आइंस्टाइन ने कहा था।
आइंस्टाइन को गलत कहने वाले खुद गलत साबित हो गए। कुछ वैज्ञानिकों को उनसे जलन हुई, लेकिन अधिकतर ने उन्हें बधाई ही दी। आइंस्टाइन की इस सटीक गणना ने उन्हें संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। 1921 में उन्हें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वास्तव में आइंस्टाइन ने हमेशा कड़ी मेहनत में विश्वास किया। जब तक उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल नहीं जाता था, वे चैन से नहीं बैठते थे। आइंस्टाइन गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी की तरह वे भी सत्य और अहिंसा में गहरा विश्वास रखते थे। गांधी जी की तरह उनका रहन सहन भी बिल्कुल सादा ही था। उन्हें वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। वायलिन उन्हें अपनी माँ की याद दिलाता था। संगीत की शिक्षा उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी। आइंस्टाइन मानते थे कि प्रकृति नियमों से बंधी है। प्रत्येक मानव एक दूसरे के लिए इस पृथ्वी पर आया है। मनुष्य को अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। अनोखा, यूनिक। दुलारा, बिलव्ड। चर्चा, डिस्कशन। आलसी, लेजी। चैन, रिलीफ। खोज, इन्वेंशन। घोषणा, डिक्लेरेशन। दावे, चैलेंजेस। सटीक, एक्यूरेट। गणना, कैलकुलेशन। प्रकृति, नेचर। पाठ 4। ज्योतिषी गधा। यह कहानी इटली की एक लोक कथा है। आपने इटली का नाम जरूर सुना होगा। बहुत पुराने समय की बात है। रोम में अल्फांसो नाम का एक ज्योतिषी रहता था। ज्योतिष का ज्ञान होने के कारण उसे दूर दूर तक लोग जानने लगे थे। वह लोगों को उनका भविष्य बताता और अक्सर उसकी कही बातें सच हो जाती थीं। लोग उसकी वाह वाह करते, उसे ढेरों उपहार देते। धीरे धीरे उसे यह घमंड हो गया कि उसके समान कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं है। वही है जो नक्षत्रों को पढ़कर लोगों को उनका भविष्य बता सकता है। अल्फांसो रहता तो शहर में था, लेकिन गांव में उसकी काफी जमीन थी। जब फसलें पक जाती तो उन्हें कटवाने और संभालने के लिए वह कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता था। एक दिन अल्फांसो अपने खेत में बैठा सुस्ता रहा था कि क्रिस्टियानो नाम का एक कुम्हार उधर से निकला। क्रिस्टियानो के पैर में कुछ खराबी थी, इसलिए कहीं भी आने जाने के लिए वह अपने गधे का ही इस्तेमाल करता था। उस समय भी वह गधे पर ही बैठा था। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों बाद मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आ सकता है। तुम सुस्ताओ मत और जल्दी से कुछ प्रबंध करके अपनी कटी हुई फसलें संभाल लो। अल्फांसो को उसकी बात सुनकर कुछ हैरानी हुई। वह हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में तो बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है। तुम आंधी की बात करते हो। यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। मेरी फसल थोड़ी और सूख जाए, इसे मैं कल ही उठाऊंगा। क्रिस्टियानो ने फिर कहा, भाई, मैं तो आपके भले की ही बात कर रहा हूँ। बाकी मेरी बात एकदम सच्ची है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन निकाली, आकाश को निहारा, कुछ देर सोचता रहा, फिर कुछ गणना करने लगा। गणना पूरी करने के बाद बोला, क्रिस्टियानो, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। मेरी गणना कहती है कि जो तुम कह रहे हो वह संभव नहीं है। क्रिस्टियानो ने उसे कुछ समझाना चाहा, पर अल्फांसो ने उसकी एक न सुनी। क्रिस्टियानो यह कहता हुआ वहां से चला गया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अल्फांसो फिर से आराम करने लगा। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि मौसम खराब होने लगा। इससे पहले कि अल्फांसो कुछ कर पाता, तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते आंधी तूफान और तेज बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे। पानी इतना बरसा कि अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को कैसे पता चला
कि आंधी तूफान आने वाला है। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। उसे तो लोग जानते हैं, मानते हैं। क्रिस्टियानो को तो कोई जानता ही नहीं। उसके ही गांव का है वह भी। कभी किसी ने बात भी नहीं की कि क्रिस्टियानो भी ज्योतिषी है, और इतना अच्छा ज्योतिषी है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो के घर का पता पूछा और उसके घर पहुंच गया। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं हैरान हूं कि यह सब तुम्हें कैसे पता चला। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें हैरान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो मेरे गधे ने बताया था कि तूफान आने वाला है। गधे ने? अल्फांसो हैरान परेशान होकर बोला, तुम्हारा गधा ज्योतिषी है क्या? देखो भाई, तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। क्रिस्टियानो बड़े प्रेम से बोला, आप समझे नहीं श्रीमान। मुझे मेरे गधे की हरकतों से पता चल जाता है कि आज मौसम कैसा रहेगा। क्या? गधे की हरकतों से? अल्फांसो को विश्वास न हुआ। उसे अभी भी यही लग रहा था कि क्रिस्टियानो उसका मजाक उड़ा रहा है। क्रिस्टियानो विनम्रता से बोला, देखो भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे इसे तेज बुखार चढ़ गया हो। बस इसका ऐसा व्यवहार देखकर ही मुझे पता चल जाता है। कल भी यह ऐसी ही हरकतें कर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया था। वैसे भी भाई साहब, फसल कट जाए तो उसे खेत में पड़े रहने देना ठीक नहीं होता। यह बात तो साधारण से साधारण किसान भी जानता है। आप तो विद्वान हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। क्रिस्टियानो की बात सुनकर अल्फांसो जैसे बुत बन गया। उसकी ऐसी हालत देखकर क्रिस्टियानो उसे समझाने लगा, श्रीमान, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। आप ही बताइए कि मुर्गा हमें कैसे सही सही समय बता देता है कि दिन निकलने वाला है, समुद्र में तूफान आने वाला हो, तो डॉल्फिन मछलियां पानी पर कूद कूद कर इसकी सूचना मछुआरों को दे देती हैं। पता है, परमात्मा ने पशु पक्षियों को भी एक अलग तरह की शक्ति दी है। आप उसे इनकी छठी इंद्रिय कह सकते हैं। इसी से उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहां तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा गधा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? अल्फांसो चुपचाप सुनता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था, लोग तो मुझे ज्योतिषी मानकर इतना सम्मान करते हैं, लेकिन मुझसे अच्छा ज्योतिषी तो क्रिस्टियानो का यह गधा है। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, घमंड, प्राउड, कुम्हार, पॉटर, प्रबंध, अरेंजमेंट, दूरबीन, टेलीस्कोप, सद्बुद्धि, विजडम, ओले, हेल, सहज भाव, नॉर्मली, विद्वान, स्कॉलर, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, भूचाल, अर्थक्वेक। सही समय पर सही काम। महापुरुष कह गए हैं कि सही समय पर किया गया काम ही फलदायी होता है। यदि काम बढ़िया किया गया हो लेकिन उचित समय पर ना किया गया हो तो लकीर पीटने वाली बात होती है। लकीर पीटना अर्थात उचित समय पर ना करना। और लकीर पीटने वाले व्यक्ति जीवन में कम ही सफल होते नजर आते हैं। सही समय पर चौके छक्के मारने वाले अर्थात सही समय पर सही काम करने वाले लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पूरा विश्व उनकी जय जयकार करता है। इस बारे में एक घटना याद आती है। बात बहुत पुरानी है।
सन 1901 की। आप तो जानते ही हैं कि रेडियो का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। उन्होंने रेडियो तरंगों को अटलांटिक महासागर में 1.6 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाया था। उनसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम था निकोला टेलस यही काम कर चुके थे। वे मार्कोनी से पहले एक वायरलेस संदेश 2 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा चुके थे। यह बाद में प्रमाणित भी हो गया। लेकिन हुआ क्या कि निकोला टेलस ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग को पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट करवाने का मोटा मोटा अर्थ होता है यह खोज मैंने की है। मार्कोनी ने सही समय पर छक्का मारा, अर्थात उचित समय पर अपनी खोज को पेटेंट करवा लिया। रेडियो तरंगों पर और भी कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक महोदय तो पेटेंट करवाने वालों की पंक्ति में केवल 6 नंबर ही पीछे खड़े थे। जब तक उनका नंबर आता यह आविष्कार मार्कोनी के नाम पेटेंट हो चुका था। और उसी का परिणाम यह है कि हम आज मार्कोनी को रेडियो के आविष्कारकर्ता के रूप में जानते हैं, ना कि किसी और को। तो याद रखो, सही समय पर किया गया सही काम ही फलदायी होता है। पाठ 5 हैदराबाद। आज कक्षा में बच्चे शांत बैठे थे, पर सभी उत्साहित थे। उनके हिंदी शिक्षक कई दिनों बाद आए थे। वे हैदराबाद के हिंदी संस्थान में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण लेकर आए थे। छात्र उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। सर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है या तेलंगाना की? वास्तव में तेलंगाना राज्य अभी नया बना है। पहले यह आंध्र प्रदेश का ही भाग था। अब हैदराबाद तेलंगाना राज्य का भाग है, लेकिन राजधानी यह आंध्र प्रदेश की भी है। इस प्रकार यह दोनों प्रदेशों की राजधानी है। सर, हैदराबाद के बारे में कुछ और बताइए। यहाँ उत्तर तथा दक्षिण का संगम दिखाई देता है। दक्षिण में इसे उत्तर का द्वार कहा जाता है और उत्तर में इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। यहाँ की भाषा भी हिंदी, उर्दू तथा तेलुगु का मिश्रण है। इसे हैदराबादी उर्दू भी कहते हैं और दक्कनी हिंदी भी। सर, ऐसा क्यों है? बेटा, हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता का सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ ईसाई, जैन तथा यहूदी सभी प्रेम से रहते हैं। सबने मिलकर हैदराबादी संस्कृति विकसित कर ली है। सर, मेरे पापा ने बताया है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगरम था। यह बात ठीक है क्या? हाँ, यह सही है। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। वह एक बंजारा लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था भागमती। उसी के नाम पर इसे भाग्यनगरम कहा गया। विवाह के बाद भागमती ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसको नया नाम मिला, हैदर महल। इसलिए शहर का नाम भी हैदराबाद हो गया। सर, मैंने सुना है कि हैदराबाद पहले भारत का हिस्सा नहीं था। नहीं चंद्रन, यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हैदराबाद के सूबेदार को निजाम-ए-मुल्क की पदवी दी थी। उसके वंशज हैदराबाद के निजाम कहलाते थे। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन 1 साल बाद सितंबर 1948 में निजाम ने सरदार पटेल की बात मानते हुए भारत गणराज्य में शामिल होना स्वीकार किया। वैसे तो हैदराबाद हमेशा से भारत का ही हिस्सा था। सर, मैंने सुना है हैदराबाद भारत का साइबर सिटी है। यह साइबर सिटी क्या होता है? मुस्कुराकर। शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने मणिका। साइबर सूचना प्रौद्योगिकी को कहते हैं। आप इसे कंप्यूटर के नाम से पहचानते हैं। हैदराबाद में कई कॉल सेंटर तथा बीपीओ हैं। बीपीओ का अर्थ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेस। हैदराबाद में एक उपनगर बसाया गया है जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हैदराबाद के जुड़वा नगर सिकंदराबाद को तो साइबराबाद भी कह दिया जाता है। मुंबई की तरह यहां भी फिल्म उद्योग फल फूल रहा है। सर,
हैदराबाद को तो मेट्रोपॉलिटन भी कहा जाता है ना? तुम ठीक कह रहे हो। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ होता है महानगर। यहाँ भारत के हर हिस्से से आकर लोग बस गए हैं, इसलिए भारत सरकार आधिकारिक रूप से हैदराबाद को मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर मानती है। सर, मैंने सुना है हैदराबाद में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। आपने क्या क्या खाया? सब हंस पड़ते हैं मुस्कुराकर। सचिन, तुम्हें खाने पीने का बड़ा ध्यान है। हमने हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी खाई, जिसका स्वाद मुझे अब तक याद है। बिरयानी के अतिरिक्त यहाँ पर खुबानी, फैनी, पाया, नाहरी तथा हलीम खूब खाए जाते हैं। हैदराबाद में घी की मिठाइयां भी खूब बनती हैं। पुराने हैदराबाद में तो बिस्कुट बनाने वाले कई पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं। इनके बेकरी उत्पाद विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। सर, क्या यह सच है कि हैदराबाद में हीरों की खाने हैं? तुम अपनी जानकारी को थोड़ा ठीक करो। हैदराबाद हीरों के व्यापार का केंद्र है। हीरे गोलकुंडा में निकलते हैं। गोलकुंडा हैदराबाद के निकट ही है। यह हैदराबाद से भी पुराना नगर है। गोलकुंडा में पानी की कमी होने पर वहां के शासकों ने हैदराबाद को राजधानी बना लिया था। सर, पापा ने बताया है कि चार मीनार हैदराबाद नगर का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल ठीक। चार मीनार से हैदराबाद की पहचान होती है। यह एक भव्य इमारत है। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह नवाब ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार हैदराबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। इस महामारी पर काबू पाने की खुशी में ही नवाब ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार के पास एक चूड़ी बाजार है। यहाँ चूड़ियों के साथ साथ मोतियों से बने सुंदर सुंदर गहने मिलते हैं। चार मीनार के अतिरिक्त हम गोलकुंडा का किला भी देखने गए। यह भारत के सबसे भव्य किलों में से एक है। हैदराबाद नवाबों की नगरी है। यहाँ पर फलकनुमा तथा चौमहला महल भी हैं। सलार जंग संग्रहालय तो वास्तव में ही देखने लायक है। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी चीजें रखी गई हैं। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित वस्तुओं का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हमने बिड़ला तारामंडल भी देखा। यहाँ हमें ग्रहों, तारामंडलों तथा अपनी पृथ्वी, सूर्य और चांद के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सर, मैंने तो एक मैगजीन में पढ़ा था कि हैदराबाद में बिड़ला मंदिर भी है। तुम ठीक कह रहे हो। हैदराबाद में बिड़ला मंदिर भी है। यह एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यह सफेद संगमरमर का बना है। यहाँ से पूरा हैदराबाद दिखाई देता है। सर, आपको कौन सा स्थान सबसे अच्छा लगा? सभी स्थानों का अपना अपना महत्व है, लेकिन मुझे हुसैन सागर झील ने बहुत प्रभावित किया। यह कृत्रिम झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है। इसके बीचों बीच गौतम बुद्ध की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा है। झील में जिस पत्थर पर यह प्रतिमा स्थित है, उसे स्थानीय लोग जिब्राकर का पत्थर कहते हैं। सर, आप हमें हैदराबाद कब ले जाएंगे? अगले वर्ष स्कूल का टूर हैदराबाद जाएगा। हम सब चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। तभी घंटी बजती है। अच्छी बात है, खूब आनंद आएगा। पर अभी आप नोट करें, कल आपको हैदराबाद पर कम से कम 10 वाक्य लिखकर लाने होंगे। हम कैसे लिखेंगे सर? पुस्तक में तो हैदराबाद के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या हुआ? अभी हम सब हैदराबाद की बातें तो कर रहे थे। आपने जो भी सुना, जो भी आपको याद रह गया है, लिखने लगोगे तो 100 शब्द हो ही जाएंगे। धन्यवाद सर, हमें सब याद है। शिक्षक मुस्कुराते हुए कक्षा से बाहर जाते हैं। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। उत्साहित, एक्साइटेड। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। मिश्रण, मिक्सचर। संस्कृति, कल्चर। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जुड़वा नगर, ट्विन सिटी। आधिकारिक, ऑथराइज्ड। पहचान, आइडेंटिटी। काबू, ओवरकम। गहने, ऑर्नामेंट्स। संग्रहालय, म्यूजियम। तारामंडल, प्लैनेटेरियम। प्रतिमा, स्टैच्यू।
पाठ 6 लहरों का गीत। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आ कर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती। कुछ खेल खेलती इसलिए तट तक आकर फिर मुड़ जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने साथ खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी खेल रहा तब से। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। रुकती ना कभी पल भर कहीं, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती आती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। लहरें वेव्स, मचल रही परसिस्टिंग। उमंग एक्साइटमेंट, मुड़ जाती रिटर्न। शशि मून, नभ स्काई, झूला स्विंग, हृदय हार्ट, जीवन पथ द जर्नी ऑफ लाइफ। पाठ 7 सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एकता के सूत्र में बंधा भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। हम भारतवासी एकता के जिस सूत्र से बंधे हैं, उसे तैयार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम उन्हें सरदार पटेल के नाम से याद करते हैं। उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। आजादी के बाद भारत छोटी छोटी रियासतों में बंट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। अपने मजबूत इरादे और अद्भुत साहस के कारण ही सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उनके पुरखों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनके पिता झवेर भाई पटेल ने 3 वर्ष तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। उन्होंने अंग्रेज सेना से युद्ध भी किया था। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। गरीबी की हालत में पटेल परिवार को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। इन मुश्किल हालात ने ही वल्लभ भाई को सहनशील और स्वाभिमानी बना दिया। वल्लभ भाई के बचपन की एक घटना है। उनकी बगल में एक फोड़ा हो गया। फोड़ा जहरीला था। उन दिनों आज की तरह ऑपरेशन या सर्जरी की सुविधाएं नहीं थीं। गांव के नाई को बुलाया गया। नाई ने बताया कि लोहे की सलाख को गर्म करके गंधक में डुबोकर फोड़े पर लगाया जाए तो यह फोड़ा यहीं खत्म हो सकता है, नहीं तो फैलता चला जाएगा। नाई ने सलाख गर्म कर ली, लेकिन सामने 10-12 वर्ष का बालक था। नाई जानता था कि इस गर्म सलाख से दागे जाने पर कितनी पीड़ा होगी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस गर्म सलाख को बालक के शरीर पर लगा दे। लेकिन उस समय सब हैरान रह गए जब वल्लभ ने स्वयं ही उस सलाख से अपने शरीर के फोड़े को दाग दिया। वल्लभ भाई का सहनशील स्वभाव जीवन भर बना रहा। पढ़ लिख कर उन्होंने वकालत को अपना पेशा बनाया। एक दिन अदालत में एक मामले पर बहस चल रही थी। बहस के बीच में ही उन्हें एक तार मिला। उन्होंने तार को पढ़कर जेब में रख लिया और बहस के काम को पूरा करने में लग गए। बहस पूरी होने में समय लग गया। साथियों ने पूछा
कि तार में क्या लिखा था। पटेल ने जेब से तार निकालकर उन्हें दे दिया। साथी यह पढ़कर हैरान रह गए कि उस तार में उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। मित्रों ने पूछा, अरे, आपको जज साहब को बताकर अगली तारीख ले लेनी चाहिए थी। पटेल बोले, जिसे जाना था वह तो चली गई। मैं उसे फिर तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बेकसूर को तो बचा सकता था। इसलिए मैंने बहस को पूरा कर लेना ही ठीक समझा। देश की आजादी के आंदोलन को ऐसे ही कष्ट सहिष्णु और सच्चे देशभक्त लोगों की आवश्यकता थी। पटेल इस काम के लिए ही बने थे। यही कारण था कि वे गांधी जी के विश्वास पात्र बन सके। वे जो भी काम हाथ में लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि खेड़ा आंदोलन की सफलता पर मिली थी। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने अंग्रेजी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने बड़े ही धीरज और सूझबूझ से काम लेते हुए आंदोलन को उग्र होने से बचाया। इसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। आखिर अंग्रेज सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। उनकी इस सफलता पर गांधी जी ने ही उन्हें सबसे पहले सरदार कहकर पुकारा। इसके बाद से ही वे सरदार कहलाने लगे। सरदार पटेल ने देश की आजादी के लिए तो काम किया ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था आजादी के बाद देश को टूटने से बचाना। भारत को स्वतंत्र करते समय अंग्रेजों ने एक चाल चली। पहले तो देश के एक बड़े हिस्से को तोड़कर पाकिस्तान नामक देश बनाया। फिर यह घोषणा कर दी कि भारत में जो छोटी बड़ी लगभग 600 रियासतें हैं वे भी स्वतंत्र हैं। यह उनकी मर्जी है कि वे भारत के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ मिलें या फिर स्वतंत्र रहें। अंग्रेजों की इस चाल को भी सरदार पटेल ने ही नाकाम किया। उन्होंने भारतीय राजाओं को समझा बुझाकर भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए मनाया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। उस समय देश के सामने अनेक समस्याएं थीं। दिन रात काम करते हुए पटेल देश को एक शक्तिशाली संघ का रूप देने में लगे रहे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। वे सचमुच भारत की एकता के संस्थापक थे। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। शक्तिशाली, पावरफुल। फौलाद, स्टील। साहस, करेज। संपत्ति, वेल्थ। जहरीला, पॉइजनस। दागना, टू बर्न। बहस, आर्ग्यूमेंट। तार, टेलीग्राम। उग्र, वायलेंट। नाकाम, फेल। संघ, यूनियन। पाठ 8। तेनालीरामन और घमंडी जादूगर। विजय नगरम के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति ऐसा था जिसके पास हर समस्या का समाधान था। उसका नाम था तेनालीरामन। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन पर बहुत भरोसा करते थे। तेनालीरामन भी हमेशा उनके भरोसे पर खरा उतरता था। एक बार विजयनगरम में किसी दूसरे देश से एक जादूगर आया। वह तरह तरह के खेल दिखाता और लोगों को हैरान कर देता। फिर वह चुनौती देता कि आओ जादू की कला में मेरा मुकाबला करो। जादू का खेल दिखाने वाले तो विजयनगरम राज्य में भी थे, पर वह जादूगर किसी को भी अपने आगे टिकने नहीं देता था। यहाँ तक कि वह पत्थर के टुकड़ों को स्वर्ण मुद्राओं में बदल देता था। उसके इस जादू के आगे किसी की कोई भी चाल न चलती थी। उसका जादू सबको हैरान कर देता था। धीरे धीरे यह समाचार राजा कृष्णदेव राय तक भी पहुंच गया। उन्होंने जादूगर को अपने दरबार में बुलाया। राजा कृष्णदेव राय भी उसकी जादूगरी देखकर हैरान रह गए। जब जादूगर की कला से प्रसन्न होकर
राजा कृष्णदेव राय ने उसे इनाम देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं मंगवाईं, तो वह बड़े घमंड से बोला, महाराज, मुझे आपके ये पत्थर के टुकड़े नहीं चाहिए। जादूगर की बात ने सबको हैरान कर दिया। यह राजा कृष्णदेव राय का अपमान था। जादूगर ने दरबार में कुछ पत्थर के टुकड़े मंगवाए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं में बदल दिया। अब किसी के पास कहने के लिए कुछ न था। जादूगर ने भरे दरबार में चुनौती देते हुए कहा, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके? जो भी मुझे हरा देगा, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन राजा का संकेत समझ गया। वह अपने स्थान से उठा और बड़े प्यार से बोला, श्रीमान जादूगर, आपके जादू का खेल बड़ा अच्छा है, लेकिन आप जो चुनौती दे रहे हैं वह हमारी समझ में नहीं आई। हमें किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना। तेनालीरामन के बात करने का ढंग ऐसा था कि जादूगर चकरा गया। वह गुलाम तो तब बनता जब जादू के खेल में किसी से हारता, पर तेनालीरामन तो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने जादूगर को हरा दिया हो और अब उसे अपना गुलाम बनाने से मना कर रहा हो। जादूगर एक बार तो चकराया, फिर उसी तरह घमंड से बोला, गुलाम बनने का सवाल तो तब आएगा जब मैं हार जाऊंगा। पहले अपना जादू तो दिखाओ। तेनालीरामन बड़े शांत और गंभीर स्वर में बोला, महाशय जादूगर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, एक साधारण सा इंसान हूं। मुझे जादू नहीं आता, पर मैं जो काम आंखें बंद करके कर सकता हूं, तुम जादूगर होकर भी वह काम खुली आंखों से नहीं कर सकते। जादूगर हंसने लगा, बोला, क्यों बेवकूफी की बातें कर रहे हो? भला जो काम बंद आंखों से हो जाएगा, क्या वह खुली आंखों से नहीं हो पाएगा? फालतू मजाक मत करो। तेनालीरामन बोला। सोच लीजिए, चुनौती बड़ी है। जादूगर फिर हंसा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी उम्र इस दरबार में गुलाम बनकर रहूंगा। तेनालीरामन ने तुरंत एक कटोरी में बारीक पिसी हुई लाल मिर्च मंगवाई और आंखें बंद करके एक एक मुट्ठी मिर्च अपनी दोनों आंखों पर डाल ली। कुछ देर तक आंखों पर मिर्ची पड़ी रही। फिर उसने पिसी हुई मिर्च को अपनी आंखों पर से हटाया और पल के पानी से अच्छी तरह धोकर चेहरा साफ कर लिया। फिर वह जादूगर से बोला, महाशय, अब आप यह काम खुली आंखों से करके दिखाइए। जादूगर तेनालीरामन की चालाकी समझ गया। उसने अपनी हार मान ली और बोला, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। तेनालीरामन ने उत्तर देने से पहले राजा कृष्णदेव राय की ओर देखा। वह राजा का संकेत पाकर बोला, जादूगर जी, हम अतिथियों को गुलाम नहीं बनाते। जाइए, लोगों को अपना खेल दिखाकर उनका मनोरंजन कीजिए और यह घमंड छोड़ दीजिए। जादूगर राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की जय जयकार करता हुआ चला गया। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। विद्वान, स्कॉलर। समस्या, प्रॉब्लम। भरोसा, फेथ। खरा उतरना, लिव टू द एक्सपेक्टेशन। चुनौती, चैलेंज। घमंड, प्राइड। गुलाम, स्लेव। फालतू, यूजलेस। मजाक करना, किडिंग। अतिथि, गेस्ट। रघु रामण की समझदारी। मानव सर पढ़ाते तो हिंदी थे, लेकिन उनको विज्ञान के सिद्धांतों को जानने, प्रयोग करके देखने का बड़ा शौक था। एक दिन वे कक्षा में आए तो उनके हाथ में कांच के 2 गिलास थे। उन गिलासों को बच्चों को दिखाकर वे बोले, बच्चों देखो, ये 2 कांच के गिलास हैं। मैं इन्हें एक दूसरे के अंदर डाल रहा हूँ। गिलासों को एक दूसरे के अंदर डालकर मेज पर लिटाकर रख दिया।
जब मेज पर लिटाया तो अंदर वाले गिलास को थोड़ा बाहर खींचा और बच्चों से बोले, बच्चों, आपको इन दोनों गिलासों को अलग करना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको गिलासों को हाथ नहीं लगाना है। बोलिए, यह हो सकेगा? रमणीक खड़ा हुआ। सर, गिलासों को हाथ नहीं लगाना है तो गिलास टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मेज को जोर से हिलाऊंगा तो गिलास लुढ़क कर नीचे गिरेंगे। और नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेज को हिलाना तो क्या, आपके शरीर को मेज से छूना भी नहीं है। मेज से कम 4 इंच दूर रहना है आपको। नहीं सर, यह तो नहीं हो सकता। रमणीक निराश होकर बैठ गया। सर, मैं एक छड़ी से गिलासों को... नहीं शंकरण, हमें गिलासों को छूना ही नहीं है, छड़ी से भी नहीं। शंकरण भी निराश हो गया। रघुरामन खड़ा हुआ। सर, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? जरूर, लेकिन तुम क्या करोगे? सर, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो। रघुरमन ने मेज के पास पहुंचकर गिलासों को बड़े ध्यान से देखा। वह मेज से 6 इंच दूर खड़ा हो गया। उसने जोर से सांस ली। फिर वह झुका और दोनों गिलासों के बीच जो थोड़ी सी जगह थी वहां जोर से फूंक मारी। अंदर वाला गिलास झटके से बाहर आ गया। शाबाश रघु। थैंक यू सर। सर के साथ साथ पूरी क्लास ने जोर जोर से तालियां बजाईं। अब आपको करना है, स्वयं करके देखें कि क्या गिलास बाहर आता है। ध्यान रखना है, गिलास गोल हों और इनके नीचे का तला मुंह से थोड़ा छोटा हो। सिद्धांत: क्रिया की प्रतिक्रिया समान और विलोम होती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। पाठ 9। बलिदानी चोर। एक चोर था, उसका नाम दयालाल था। वह बहुत ही चतुर था। वह चोर अवश्य था, पर उसके मन में दूसरों के लिए दया की भावना थी। दयालाल के गांव से कुछ दूर एक देवी का मंदिर था। वहां नवरात्रे के दिनों में बड़ा भारी मेला लगा करता था। एक बार उस मेले में दूर गांव से 4 व्यापारी आए। उन्होंने मेले में अपना सारा माल बेच दिया और जो रकम मिली उससे 4 बड़े हीरे खरीदे। रात को वहीं रुककर अगली सुबह उन्होंने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। उनके गांव के रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था। उन्हें उस जंगल में से होकर गुजरना था। एक व्यापारी ने कहा, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जंगल में चोर डाकू होते हैं। वे बहुत खतरनाक होते हैं। भगवान ना करे कि हमारा उनसे सामना हो जाए और वे हमारे सारे हीरे छीनकर हमें मार दें। इसलिए हमें हीरों को निगलकर पेट में छिपा लेना चाहिए। बाकी तीनों व्यापारियों को भी उसका यह सुझाव ठीक लगा। उन्होंने अपने अपने हीरे को निगल लिया। दयालाल शाम से ही उनका पीछा कर रहा था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं और उन्हें हीरा निगलते भी देख लिया था। उसने योजना बनाई कि वह रास्ते में उन्हें जहर देकर मार डालेगा। दयालाल ने भी व्यापारी का वेश बनाया और व्यापारियों के पीछे पीछे चल दिया। वह चलते चलते भजन गा रहा था। उसे भजन गाते देखकर व्यापारियों ने उसे एक भला आदमी समझा और वे उसके साथ साथ हो लिए। दयालाल यही चाहता था। जब वे पांचों जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो एक पेड़ पर बैठा कौआ जोर जोर से कांव कांव करने लगा। इससे पहले कि वे कौए के चिल्लाने का अर्थ समझ पाते, आसपास की झाड़ियों से निकलकर कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वास्तव में कौआ उन डाकुओं का ही साथी था, जो उन्हें किसी के पास धन होने की सूचना देता था। डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इन सबकी अच्छे से तलाशी लो। डाकुओं ने उन सभी की तलाशी ली, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। डाकू बहुत हैरान हुए। वास्तव में वह कौआ एक विलक्षण कौआ था। वह केवल उन्हीं लोगों को देखकर कांव कांव करता था जिनके पास धन होता था। उसकी सूचना कभी गलत नहीं होती थी। डाकू सोच में डूबे थे कि कौआ बोला, स्वामी, मैं सच कह रहा हूँ।
इन लोगों के पास बहुत ही कीमती हीरे हैं। कौए की बात सुनकर उन सब की कपड़े उतारकर तलाशी ली गई, तब भी उन्हें कोई हीरा ना मिला। सभी डाकू सोच में पड़ गए। डाकुओं का सरदार बोला, हमारा कौवा कभी झूठ नहीं बोलता, जरूर इन लोगों ने हीरों को निगल लिया है। सरदार ने डाकुओं से कहा, मुझे लगता है कि हीरे इनके पेट में हैं। इन्हें मारकर इनके पेट से हीरे निकाल लो। सरदार की बात सुनकर दयालाल सोच में पड़ गया। उसके अंदर का इंसान जाग गया। वह सोचने लगा कि मेरा मरना तो निश्चित है, पर मैं इन 4 व्यापारियों को बचा सकता हूं। यदि डाकुओं ने इन 4 को मारा तो इनके पेट से हीरे निकलेंगे। फिर मैं कितना भी कहूं, वे मेरी बात नहीं मानेंगे और हीरों के लालच में मुझे भी मार डालेंगे। यदि मैं सबसे पहले मार दिया जाता हूं तो मेरे पेट में कोई हीरा ना पाकर डाकू समझेंगे कि अब बाकी 4 के पास भी हीरे नहीं हैं। इस प्रकार इन 4 की जान बच जाएगी। दयालाल हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर डाकुओं के सरदार से बोला, मैं अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप पहले मुझे मार दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि उनके पेट में हीरे हैं या नहीं। सरदार ने उसकी बात मान ली। डाकुओं ने पहले दयालाल को मार डाला। उसके पेट से कोई हीरा नहीं मिला। डाकुओं को कौए पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कौए को ही मार डाला और व्यापारियों को छोड़ दिया। 4 व्यापारी सकुशल अपने अपने घर पहुंच गए। उन्होंने हीरे बेचकर अच्छा लाभ कमाया। 4 में से कोई भी दयालाल का उपकार कभी नहीं भूला। वे उसे भगवान का कोई दूत समझते थे। 4 ने मिलकर उसकी एक मूर्ति बनाई और भक्त दयालाल के नाम से उस मूर्ति को गांव के मंदिर में लगवा दिया। सच कहते हैं कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, कर्म बुरे होते हैं। दूसरों के लिए जान देने वाले को बलिदानी ही कहा जाएगा, कुछ और नहीं। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। माल, गुड्स। रकम, अमाउंट। खतरनाक, डेंजरस। पेट, स्टमक। सुझाव, सजेशन। योजना, प्लान। वेश, डिस्गाइज। तलाशी, सर्च। विलक्षण, डिस्टिंग्विश्ड। अंदर का इंसान, इंटरनल सोल, कॉन्शियसनेस। उपकार, ऑब्लिगेशन। मूर्ति, स्टैच्यू। कर्म, एक्शंस। पाठ 10। कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता,
एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती और खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। बांसुरी, फ्लूट, डाली, ब्रांच, मजे से, विद अ प्लेजर, चुप, साइलेंट, माखन, बटर, मलाई, मिल्क क्रीम, विकल, रेस्टलेस, आंचल, शॉल, विनती, प्रेयर, ध्यान में लगी, लॉस्ट इन प्रेयर। पाठ 11। जादुई कमीज। एक राजा था, वह बड़ा आलसी था। राजकाज में उसका दिल नहीं लगता था। उसे कोई बीमारी ना थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह बीमार है। शाही डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए पहुंचे। डॉक्टर ने राजा को कहा, आप तो भले चंगे हैं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि इसे शाही डॉक्टर के पद से हटा दिया जाए। इसे कोई ज्ञान नहीं है, यह मुफ्त का वेतन लेता है। मंत्री ने एक और डॉक्टर को बुलाया। लोग बहुत दूर दूर से उससे इलाज करवाने आते थे। उसने भी कहा कि राजा को कोई रोग नहीं है, वे भले चंगे हैं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने उस डॉक्टर को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का हुक्म सुना दिया। राजा की बीमारी का समाचार दूर दूर तक फैल गया। एक दिन एक साधु राजा के महल के बाहर आ खड़ा हुआ। उसने घोषणा की कि वह राजा की बीमारी का इलाज कर सकता है। राजा के आदेश पर उस साधु को उस कमरे में लाया गया जहां राजा बिस्तर पर पड़ा था। साधु ने कुछ देर राजा की नब्ज देखी और फिर बोला, राजा जी, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि अपने कमरे की सारी खिड़कियों पर से पर्दे हटवा दीजिए। राजा ने संकेत किया और नौकरों ने तुरंत ही सारे पर्दे हटा दिए। साधु ने पूछा, राजन, खिड़कियों से आती रोशनी आपको बुरी तो नहीं लग रही? राजा ने कहा कि नहीं, अच्छी लग रही है। साधु बोला, महाराज, इसका अर्थ है कि मेरी दवाई आप पर असर करेगी। फिर उसने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकालकर राजा को दी और कहा कि इसे जल के साथ निगल लो। राजा ने ऐसा ही किया। साधु अगले दिन फिर आया, राजा को दवा की पुड़िया दी और बोला, महाराज, मैंने आपकी बीमारी की चर्चा अपने गुरुजी से की थी। गुरुजी ने कहा है कि यह बीमारी बड़ी विचित्र है और इसका एक ही इलाज है। आपको एक उपाय करना होगा। क्या उपाय है? उपाय ज्यादा मुश्किल तो नहीं? राजा ने पूछा। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल हो सकता है। साधु बोला। उसने बताया कि राजा को एक रात ऐसे व्यक्ति की कमीज पहनकर सोना होगा जिसे कोई दुख ना हो और जो हमेशा खुश रहता हो, लेकिन वह व्यक्ति इस राज्य में ही रहता हो। यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है, राजा ने कहा। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। जब राजा ने उसे अपनी कमीज लाने के लिए कहा तो वह सोच में पड़ गया। कारण पता चलने पर बोला, महाराज, माफ कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो इस बात से ही बड़ा दुखी हूं। ओह, बात तो आपकी ठीक है। महाराज ने मंत्री की बात से सहमति जताई। महल में कोई भी व्यक्ति खुश न था। अगर कोई खुश था भी तो वह मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। सबने चापलूसी करते हुए यही कहा
कि वे राजा जी की बीमारी के कारण बहुत दुखी हैं। साधु अगले दिन फिर आया। उसने पूछा तो राजा ने कहा कि उसकी बताई हुई जादुई कमीज महल में या उसके मंत्री, दरबारियों या कर्मचारियों में से तो किसी के पास नहीं है। साधु ने कहा, चलो फिर इसकी तलाश अपने राज्य में की जाए, लेकिन राजन, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जादुई कमीज की तलाश में अपने विश्वास पात्र कर्मचारियों को ही भेजना, जो सच्ची बात कहने की हिम्मत रखते हो। राजा ने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया। साधु ने उन्हें समझाया कि उन्हें जो जादुई कमीज ढूंढ कर लानी है वह किसके पास मिलेगी। साधु ने यह भी समझाया कि उन्हें हर रोज आकर राजा जी को सारी बात सच सच बतानी है। यदि उन्होंने झूठ बोला तो उन्हें लकवा हो जाएगा। राजा के विश्वास पात्र 10 टोलियों में महल से निकल पड़े। राजा ने साधु से निवेदन किया कि वह तब तक महल में ही रुका रहे जब तक जादुई कमीज मिल नहीं जाती। साधु ने राजा की बात मान ली, पर उसने कहा कि राजा जी, अच्छा होगा कि आप अपने कमरे की खिड़कियां भी खुलवा दें। राजा ने ऐसा ही किया। ताजी हवा कमरे में आई तो राजा को अच्छा लगा। उसे लगा कि वह ठीक हो जाएगा। राजा के विश्वास पात्रों की टोलियां सारे राज्य में फैल गईं। वे लोगों से बात करते, लोग बताते कि वे कितने दुखी हैं। अगर वे सचमुच खुश होते तो राजा के लिए अपनी कमीज ही क्या, कुछ भी दे देते। जब ये बातें राजा तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हो गया। साधु ने उसे समझाया कि लोग दुखी भले ही हैं, पर वे आपको प्यार करते हैं। राजा को लगा कि उसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए ताकि जनता का दुख दूर हो सके। उसने साधु को अपने मन की बात बताई। साधु बोला, महाराज, यह समझिए कि आप पर दवाई का पूरा असर हो गया है। बस आज कल में जादुई कमीज मिल जाएगी, फिर आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और जनता के दुख दर्द मिट जाएंगे। राजा उसी समय बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया। उसने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि प्रजा के हित के लिए जो काम शुरू हुए थे उन्हें रोका ना जाए, और यह भी कहा कि कल सभी दरबारियों को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा जाए। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं महाराज। साधु ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं स्वस्थ नहीं भी हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे राज्य में मेरी जनता दुखी हो तो मैं आराम से बिस्तर पर पड़ा नहीं रह सकता। मुझे अपना काम करना ही होगा। अब मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। फिर देखता हूं मुझे जादुई कमीज कैसे नहीं मिलती। महाराज, अब आपको किसी दूसरे की कमीज की जरूरत नहीं। साधु ने कहा। क्यों? राजा ने हैरानी से पूछा। अब आपकी अपनी कमीज ही जादुई कमीज है। साधु ने कहा। साधु की बात सुनकर राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। साधु ने हंसते हंसते कहा, देखा महाराज, अब आप सचमुच खुश हैं। जनता की भलाई की बात सोचने पर ही आपको इतनी खुशी मिली है। जब आप दिन रात जनता की भलाई में जुटे रहेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी। राजा को साधु की बात समझ में आ गई। उसने संकल्प कर लिया कि अब वह दिन रात मेहनत करके अपनी जनता को खुश रखने की कोशिश करेगा। ऐसा सोचते ही राजा को लगा कि उसकी सारी बीमारी चली गई। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। आलसी, लेजी। इलाज, ट्रीटमेंट। ज्ञान, नॉलेज। घोषणा, डिक्लेरेशन। संकेत, सिग्नल। झोली, अ स्मॉल बैग। विचित्र, अमेजिंग। उपाय, रेमेडी। जादुई, एन्चेंटेड। लकवा, पैरालिसिस। संकल्प, डिसीजन। समय का मोल। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती हैं। मिट्टी के कण कण से ही पूरी पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता
बुद्धिमान कहलाता है। पाठ 12 उगादी और गुड़ी पड़वा। शिवरमन दोस्तों के साथ खेल रहा था। दादी ने उसे पुकारा और कहा कि वह बाग से आम की कुछ पत्तियां तोड़ लाए। घर के मुख्य द्वार के लिए बंधनवार बनाना है। उसके मित्र प्रभाकरन की मां ने भी उसे आम की पत्तियां लेकर आने के लिए कहा था। दोनों खेल छोड़कर आम की पत्तियां लेने चले गए। शिवरमन जानना चाहता था कि सब लोग बंधनवार क्यों बना रहे हैं, पर प्रभाकरन को भी इस बारे में कुछ पता न था। शिवरमन ने आम की पत्तियां दादी को देते हुए पूछा तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि कल उगादी पर्व है। दादी काम में लगी थी, इसलिए उसने उनसे और कोई बात न की। उसके पिता दफ्तर से वापस आ चुके थे। वे कंप्यूटर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे। शिवरमन ने उनसे भी पूछना ठीक नहीं समझा। तभी उसकी नजर कंप्यूटर के मॉनिटर पर पड़ी। पापा ईमेल से किसी श्रीमान अचरेकर को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भेज रहे थे। शिवरमन से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ा, पापा, दादी तो कह रही थी कि कल उगादी है। आप शुभकामनाएं गुड़ी पड़वा की भेज रहे हैं। आप गलती तो नहीं कर रहे? और अगर मैं कहूं कि कल चैत्र प्रतिपदा है तो तुम क्या कहोगे शिवू? आवाज शिवरमन के पीछे से आई थी। पापा तो कुछ बोले ही नहीं थे। शिवरमन ने पलटकर देखा। उसके दादाजी दरवाजे पर खड़े थे। वे मंदिर से लौट कर आए थे। थके हुए लग रहे थे। मंदिर में आज बहुत काम हो रहा था। शिवरमन ने देखा था। दादाजी को देखकर शिव खुश हो गया। अब उसे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे। देखा बेटा शिव, कल उगादी पर्व है। उगादी शब्द वास्तव में युगादि है, जो युग जमा आदि से बना है। इसका अर्थ है युग का आरंभ। हमारे आंध्र प्रदेश और पड़ोसी प्रदेश कर्नाटक में इसे ही उगादी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। इसीलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। नव का अर्थ तो नया होता है ना दादाजी? शिवरमन ने पूछा। हाँ बेटा, ठीक कहा तुमने। नव तो समझ में आ गया। ये संवत्सर क्या है? संवत भारतीय वर्ष को कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से हमारा भारतीय वर्ष आरंभ होता है। जैसे अंग्रेजी वर्ष का आरंभ जनवरी माह से होता है, हमारा भारतीय वर्ष चैत्र माह से आरंभ होता है। तुम्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर महीनों के नाम तो पता है। अब भारतीय महीनों के नाम जान लो। पहला महीना है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, इसके बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। दादाजी ने बताया। हाँ दादाजी, मैंने ये सब नाम सुने हैं। बहुत अच्छी बात है। तो समझो, कल हमारा भारतीय नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो फिर हम अपने फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं? शिवरमन ने पूछा। बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। अब यह बताओ कि इस 1 जनवरी से ईसवी सन 2017 शुरू हो गया है। कल कौन सा संवत शुरू हो रहा है? शिवरमन चुप रहा तो दादाजी ने बताया। संवत ईसवी सन से 57 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। इसलिए कल संवत 2074 शुरू होगा। इसलिए हम कल युगादि या उगादि पर्व मनाएंगे तो संवत 2074 का स्वागत करेंगे।
ये जो तुम्हारी दादी जी आम की पत्तियों से बंधनवार बना रही है ना, यह नए वर्ष के स्वागत के लिए है। हम नए वर्ष का स्वागत करते हुए यही कामना करते हैं कि नया वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। कल हम जो पचड़ी बनाएंगे, जिसे तुम प्रसादम भी कहते हो, उसे सुबह निराहार ही खाना। अगर इसे निराहार खाया जाए तो इससे तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। प्रसादम को खाने से चमड़ी का रोग भी दूर हो जाता है। प्रसादम में मिली चीजें स्वादिष्ट ही नहीं, स्वास्थ्य बढ़ाने वाली भी होती हैं। और सुनो, कल से तुम्हें आम भी खाने को मिलेगा। वाह! शिवरमन यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसे आम बहुत पसंद है ना। शिव, कल से मैं तुम्हारी दादी जी व तुम्हारी माता जी 9 दिनों तक उपवास रखेंगे। 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा होगी और 9वें दिन, जिसे राम नवमी कहते हैं, हम श्री राम जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। लेकिन दादाजी, पापा ने तो अचरेकर अंकल को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी हैं। मैंने देखा वे ईमेल कर रहे थे ना पापा? पापा बोले नहीं, केवल मुस्कुराए और हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी भी हंस दिए, फिर बताने लगे, तुम्हारे पापा के मित्र अचरेकर जी नासिक में रहते हैं। नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। पड़वा तो प्रतिपदा यानी वर्ष का पहला दिन ही है। गुड़ी ध्वज झंडा को कहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों की मान्यता है कि उसी दिन भगवान राम ने बाली को मारकर लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए उन्होंने भगवान राम की विजय का उत्सव मनाने के लिए घर घर में ध्वज फहराए थे। मराठी में ध्वज को गुड़ी कहते हैं। आज भी महाराष्ट्र के लोग इस दिन अपने घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करते हैं। इसलिए वहां इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अच्छा, तो क्या वहां भी प्रसादम बांटा जाता है? शिवरमन का प्रश्न तैयार था। महाराष्ट्र में प्रसादम तो नहीं, पर पूरन पोली बनाई जाती है। यह एक तरह की रोटी होती है। इसमें गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली तथा कच्चा आम मिलाया जाता है। इस रोटी का स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह जीवन के खट्टे मीठे स्वादों की प्रतीक होती है। महाराष्ट्र में भी आम को गुड़ी पड़वा के दिन से ही खाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो उगादी और गुड़ी पड़वा एक ही त्योहार के 2 नाम हैं? शिवरमन ने पूछा। बिल्कुल ठीक। अब जवाब पापा ने दिया। इसलिए मैंने कोई गलती नहीं की है। पापा की बात सुनकर शिवरमन शर्मा गया। फिर बोला, पापा, मैं यह बात प्रभाकरन को बताकर आता हूँ। वह मुझसे पूछ रहा था। जाओ, अपने सभी मित्रों को बताओ। सभी को कहो कि अपने भारतीय नव वर्ष का स्वागत उत्सव के साथ करें। जी दादाजी, कहता हुआ शिवरमन अपने सभी मित्रों को बताने के लिए भाग खड़ा हुआ। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। बाग, गार्डन। बंधनवार, फेस्ट्यून ऑफ फ्लावर्स। युगादि, बिगिनिंग ऑफ द एरा, ईयर। सृष्टि, यूनिवर्स। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। निराहार, एम्प्टी स्टमक। चमड़ी, स्किन। उपवास, फास्ट। उत्सव, सेलिब्रेशन। प्रतिपदा, फर्स्ट डे इन ईच हाफ ऑफ लूनर मंथ। प्रतीक, symbol.
पाठ 13 बूढ़ी माँ की सीख। दृश्य 1। स्थान सह्याद्री के जंगल में एक झोंपड़ी। झोंपड़ी में एक गरीब बुढ़िया पुराना कंबल सिल रही है। उसके पास एक बालक बैठा है। झोंपड़ी के बाहर से आवाज आती है, कोई है? कौन है? बालक की ओर देखते हुए, जरा देख। बालक उठकर द्वार खोलता है। 2 युवकों का प्रवेश। एक युवक लंबे कद का है, दूसरे युवक के चेहरे पर तेज है। नमस्कार माताजी, मेरे साथ। इशारे से लंबे युवक को कुछ भी कहने से रोक देता है। प्रणाम माता, हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। रात भर के लिए आसरा मिल सके तो। आओ, अंदर आ जाओ। हम जंगल में शिकार करने आए थे, राह भटक गए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सह्याद्री के जंगलों को जानते हो तो ठीक, वरना यहाँ भटके तो आधी आयु बाहर निकल पाने में ही बीत सकती है। जंगल तो देखे भाले हैं, रात होने से रास्ता भटक गए हैं। बालक से, जा बेटा, पाहुनों के लिए पानी ले आ। बालक लोटे में पानी लेकर आता है। दोनों पानी पीते हैं। मैं घोड़े बांध कर आता हूँ। क्या आप घोड़े पर आए हैं? हाँ, हम घोड़े पर आए हैं। तुम घोड़े पर बैठोगे? हाँ, मैं भी घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। मैं शिवाजी महाराज की सेना का सिपाही बनना चाहता हूँ। बहुत बातें करता है। तुम शिवाजी की सेना के सैनिक क्यों बनना चाहते हो? हमें स्वराज चाहिए। क्या तुमने शिवाजी को देखा है कभी? कभी मिले हो उनसे? नहीं, देखा नहीं है कभी, केवल उनके बारे में सुना है। हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि शिवाजी राजा हमें आदिल शाह की गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे, यवनों के जुल्मों से बचाएंगे। शिवाजी का मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है अभी। जानते नहीं, एक तोरण या एक गढ़ जीत लेने से सुराज हासिल नहीं होता। अपने स्थान से उठकर बुढ़िया के पास बैठते हुए, तो बड़ी माँ बताओ, भला शिवाजी को और क्या करना चाहिए? तभी दूसरा युवक प्रवेश करता है। अच्छा, अम्मा बताएंगी शिवाजी महाराज को। तेजस्वी युवक उसे चुप रहने का इशारा करता है। बताओ ना बड़ी माँ, क्या करना चाहिए शिवाजी को? आवाज को धीमा करके, दुश्मन बहुत जालिम है, बलवान है, सारे साधन हैं उसके पास। तो क्या हुआ दादी, शिवाजी महाराज के पास जोश है। दादी, मैं भी बड़ा होकर शिवाजी महाराज की फौज में जाऊंगा। हाँ बेटे, चले जाना, पहले मुसाफिरों को भोजन तो करवा लो, भूखे होंगे। बुढ़िया चली जाती है। दोनों युवक धीरे धीरे कुछ बात करते हैं। पाहुने, आपके पास तलवार कटार भी है? हाँ बालक, जंगल में शस्त्र तो रखने ही पड़ते हैं साथ में। क्या आप मुझे शस्त्र चलाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बुढ़िया भोजन लेकर आती है। 3 पत्तलों पर खिचड़ी परोसती है और 3 दोनों में मट्ठा। दोनों युवक और बालक खाने बैठते हैं। तेजस्वी युवक दोने का सारा मट्ठा खिचड़ी पर उड़ेल देता है। मट्ठा पत्तल से बाहर निकलकर बहने लगता है। देखो दादी, देखो जरा पाहुने को, सारा मट्ठा बहा दिया। अरे रे, ये क्या किया तुमने? उस पगले शिवाजी की तरह तुम भी नादान निकले। चौंक कर, शिवाजी की तरह? और नहीं तो क्या, इतना भी नहीं जानते। पहले खिचड़ी का घेरा बना लेते, फिर उस पर मट्ठा डालते। इस तरह सारा बह तो ना जाता।
मगर अम्मा, खिचड़ी और मट्ठे की शिवाजी महाराज से क्या तुलना? मुस्कुराकर है ना तुलना, तभी तो। बड़ी माँ, खुलकर बोलो ना। अरे बेटा, तुमने शिवाजी के बारे में तो सुना है ना। उसने तोरणगढ़, मरुम्ब देव और कुंवारीगढ़ को कब्जे में ले लिया है। हाँ हाँ, सुना तो है। सुल्तान आदिल शाह के ये गढ़ लावारिस पड़े थे। बहादुर शिवाजी ने मुट्ठी भर मावले लेकर इन गढ़ों को आजाद कर लिया तो क्या हुआ? गढ़ों पर केवल भगवा झंडा फहराने भर से क्या होगा? उनकी सुरक्षा का उपाय भी तो करना होगा। सो तो है, कैसे करनी होगी सुरक्षा? कैसे क्या, गढ़ की किलेबंदी की जाए, बुर्जों को मजबूत करे, युद्ध सामग्री के लिए पक्के गलियारे और मार्ग बनाए, तटबंदी भी करनी होगी। अगर किलेबंदी मजबूत नहीं होगी तो किलों को दुश्मन से बचाना मुश्किल होगा। जैसे मट्ठा खिचड़ी से बाहर निकल गया, ऐसे ही सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। दुश्मन कहीं से भी दुर्ग में घुस आएगा। वाह अम्मा, बात तो एकदम सही है। नादान है शिवाजी, उसे इन बातों पर पहले गौर करना चाहिए। चलिए, अब बातें छोड़कर भोजन पर ध्यान दीजिए। पर्दा गिरता है। दृश्य 2। स्थान महाराज शिवाजी का दरबार। ऊंचे आसन पर शिवाजी बैठे हैं। 2 पंक्तियों में दोनों और उनके साथी ओहदेदार और सलाहकार बैठे हैं। 2 सिपाही बुढ़िया और बालक को लेकर दरबार में पहुंचते हैं, घबराते हुए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है महाराज? मैं गरीब बूढ़ी। आओ बड़ी माँ, बस आपसे मिलने को जी करता था, इसलिए बुलाया। चौंक कर, अरे यह तो वही मुसाफिर है जो पिछले दिनों राह भटक कर हमारे घर आया था। क्या वही मुसाफिर? स्वयं शिवाजी महाराज? आपने स्वयं महाराज होने की बात मुझसे छुपाई। मुझसे भारी भूल हुई, पर भला मैं आपको कैसे पहचानती? मेरी मति मारी गई थी। आपके लिए ना जाने क्या क्या कह दिया। मैं बूढ़ी जाहिल, कम अक्ल, कुछ भी कह दिया। मुझे क्षमा करे महाराज। बुढ़िया पैरों पर गिर पड़ती है। शिवाजी उसे उठाते हैं और आदर पूर्वक आसन पर बिठाते हैं। नहीं बड़ी माँ, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अनजाने में ही आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आप मेरी गुरु हैं। अब कभी मट्ठा बहकर खिचड़ी से बाहर नहीं जाएगा। आपका ये शिवा पहले गढ़ों की मजबूत किलेबंदी करेगा। जीतने की जल्दबाजी नहीं, अब गढ़ों और दुर्गों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। धन्य है शिवाजी महाराज, मेरी छोटी सी बात को इतना मान दिया। जैसा सुना था वैसा ही पाया। खुश होकर, तो क्या आप पाहुने स्वयं शिवाजी हैं? क्या आप मुझे अपनी सेना में रखेंगे? हाँ बच्चे, जरूर। आने वाले वक्त को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपना ये जोश बनाए रखना। एक सेवक का प्रवेश। अभिवादन करके, महाराज, संदेशवाहक मिलना चाहता है। आज्ञा है। संदेशवाहक का प्रवेश। कहिए, क्या समाचार है? महाराज धीराज की जाए। अभिवादन करता है। महाराज, खुशी का समाचार है कि तोरणगढ़ की खुदाई में धन दौलत से भरे तांबे के पात्र मिले हैं। प्रसन्नता और आश्चर्य के साथ, क्या? सब भवानी माँ की कृपा है। बड़ी माँ, अब आपके आशीर्वाद से किलों की सुरक्षा का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रसन्नता से भरकर, सदा यशस्वी हो राजे। माँ भवानी तुम्हारे ही हाथों इस देश को दुष्ट दानवों की गुलामी से मुक्त करवाएगी। शिवाजी बूढ़ी माँ को अंग वस्त्र
और स्वर्ण मुद्रा देकर उसका सम्मान करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। बालक को एक तलवार और घोड़ा भेंट करते हैं और प्रसन्न बालक को गले लगा लेते हैं। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। आसरा, शेल्टर। पाहुना, गेस्ट। तोरण, आर्चवे। मुसाफिर, ट्रेवलर। पत्तल, प्लेट ऑफ लीव्स। दोना, बॉल मेड ऑफ लीव्स। मट्ठा, योगर्ट। नादान, इनोसेंट। लावारिस, अनगार्डेड। किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन। तटबंदी, सेफ्टी ऑफ कोस्टल एरियाज। ओहदेदार, ऑफिसर। मती, ब्रेन। जाहिल, अनसिविलाइज्ड। यशस्वी, ग्लोरियस। पाठ 14 रखवाला लोमितो। आपने जापान देश के बारे में जाना सुना होगा। यह देश छोटे छोटे अनेक टापुओं का समूह है। जापान की भूमि समतल नहीं है। यहाँ सीढ़ी नुमा खेतों में धान उगाया जाता है। मछली, चावल जापान का मुख्य भोजन है। चावल पहाड़ों पर उगाया जाता है और मछली समुद्र से पकड़ी जाती है। खेत में काम करने वालों को किसान कहा जाता है और समुद्र से मछली पकड़कर लाने वालों को मछुआरे। किसान और मछुआरे एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। यह कहानी जापान के एक ऐसे गांव की है जिसमें किसान और मछुआरे मिलजुल कर रहते थे। गांव का नाम था सोमन और जिस टापू पर यह बसा था उसका नाम था क्वाशी। सोमन गांव का जो हिस्सा नीचा और समुद्र तट के निकट था वहां मछुआरों की बस्ती थी और पहाड़ी पर जहां धान के खेत थे वहां किसान रहते थे। मछुआरों की बस्ती तो घनी थी और उनके घर एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन किसानों के घर एक दूसरे से दूर थे। सोमन गांव की एक छोटी पहाड़ी पर लोमितो नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही समझदार और भला आदमी था। उसने पहाड़ी की ढलान को काटकर छोटी छोटी क्यारियां बनाई थीं। वहीं एक कोने में उसका एक अकेला छोटा सा घर था जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। लोमितो गांव के सभी लोगों से मिलजुल कर रहता। पहाड़ी से उतरकर गांव में आता तो मौसम के फल और सब्जियां गांव वालों को दे जाता। बच्चों को चॉकलेट देता। गांव के बड़े बूढ़ों के साथ बैठता, बातें करता, उनका सुख दुख बांटता। गांव वाले भी लोमितो को मछलियां उपहार में देते रहते। एक दिन सुबह आसमान साफ था। सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी तो लगा कि आज तेज धूप खिलेगी। लोमितो भी अपना हल बैल संभालकर खेत में पहुंच गया। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि आसमान पर बादल छा गए। पर यह कोई खास बात नहीं थी। ऐसा तो अक्सर होता ही रहता था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। कुछ खेतों में जुटे थे तो कुछ समुद्र में जाने के लिए नाव तैयार कर रहे थे। बच्चे भी खेल में मस्त थे। लोमितो का खेत ऊंची पहाड़ी पर था। उसकी निगाह दूर समुद्र पर गई। वह यह देखकर हैरान रह गया कि क्षितिज के पास समुद्र में तूफान उठ रहा था। वह तूफान सोमन गांव की तरफ ही आ रहा था। कुछ ही देर में वह पूरे गांव को तबाह कर सकता था, पर गांव वाले इससे बेखबर थे। समुद्र तट से इतनी दूर दिखाई नहीं पड़ता जितना ऊंची पहाड़ी से। लोमितो चिंता में पड़ गया। उसने सोचा यदि जल्दी ही कुछ ना किया गया तो सारा गांव तबाह हो जाएगा। उसने ऐसे अनेक तूफान देखे थे। तूफानों के कारण ही उसके बाप दादा पहाड़ी पर आ बसे थे। उसने जेब से रुमाल निकाला। जोर जोर से रुमाल हिलाते हुए वह गांव वालों को इशारा करने लगा। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया भी, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया। सब अपने कामों में लगे थे।
मछुआरे समुद्र में अपनी नावें उतारने को तैयार थे। लोमितो चिंता में पड़ गया कि अगर ये लोग समुद्र में उतर गए तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। लोमितो ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करे ताकि वह गांव वालों की जान बचा सके। अचानक लोमितो को एक उपाय सूझा। लोमितो के खेतों में कटे हुए धान के ढेर लगे थे। उसने उन ढेरों में आग लगा दी और शोर मचाने लगा। पहाड़ी पर आग की लपटें उठी तो लोगों का ध्यान उधर गया। वे समझ गए कि लोमितो मदद के लिए उन्हें पुकार रहा है। सब अपना अपना काम छोड़कर लोमितो की मदद के लिए दौड़ पड़े। जब वे थोड़ा निकट आए तो लोमितो चिल्लाया, बच्चों को भी लेते आओ, स्त्रियों को भी लेते आओ, आग बड़ी भयंकर है, सब मिलकर ही बुझा पाएंगे। लोगों को लगा कि लोमितो पागल हो गया है, लेकिन उस भले आदमी का मन रखने के लिए सबने अपने अपने परिवार को साथ ले लिया। गांव के लोग अभी पहाड़ी चढ़ ही रहे थे कि भयंकर तूफान समुद्र तट पर आ पहुंचा। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, गांव पर जैसे कहर टूट पड़ा था। वे सब भी तेज बारिश से घिर गए थे। देखते ही देखते सारा गांव पानी में डूब गया। उसके घर टूट गए, नावें पानी में बह गईं, लेकिन वे बच गए थे। अब वे समझ गए कि उन्हें लोमितो ने बचाया है। एक मछुआरे ने कहा, लोमितो, तुमने अपनी सारी फसल को अपने ही हाथों आग लगा दी ताकि हमें बचा सको। हम यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुम हमारे रखवाले हो। लोमितो की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, कैसी बातें करते हो? धान जल गया तो क्या हुआ? तुम लोगों की मदद से मैं इसे फिर पैदा कर लूंगा। पर यदि तुम लोग ही ना रहते तो मैं इस धान का क्या करता? तभी कोई भीड़ में से चिल्लाया, लोमितो रखवाला जिंदाबाद। सब एक साथ बोले। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। समतल, प्लेन, टापू, आइलैंड, घनी, डेंस, निगाह, ग्लांस, क्षितिज, होराइजन, तबाह, डिस्ट्रॉयड, इशारा, सिग्नल, प्रार्थना, प्रेयर, उपाय, सॉल्यूशन, एहसान, एक्ट ऑफ काइंडनेस, आभारी, ग्रेटफुल, जिंदाबाद, लिव लॉन्ग। पाठ 15। केरल। श्रीफल का भंडार केरल, इसी की होती है खेती यहाँ। सबका मन हर लेती है सागर तट की सुंदरता। कटहल, केला, काजू, आम दिखते घर घर उद्यानों में। इलायची, जायफल, लौंग, मिर्च होती भरपूर बागानों में। शीशम, सागौन से भरे जंगल, पेड़ रबड़ के उगते हैं। दरी गलीचे बने यहाँ के, सबका मन मोहित करते हैं। चावल, मछली प्रिय भोजन, सदा जीवन में विश्वास। सभी पंथ के पूजा स्थल, गांव गांव में होते पास। कथकली और मोहिनी अट्टयम से केरल की होती पहचान। शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे, भारत में ऊंची शान। प्रमुख पर्व है यहाँ का ओणम, लेकर आता नई बहार। पूरम पर्व यहाँ पर मनता, हाथी सजते कई हजार। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कोचीन प्रमुख है बंदरगाह। शोभा निरखने केरल की, हर मन में होती है चाह। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। श्रीफल, कोकोनट, कटहल, जैकफ्रूट, केला, बनाना, काजू, कैशूनट, आम, मैंगो, उद्यान, ऑर्चर्ड, इलायची, कार्डमम, जायफल, नटमेग, लौंग, क्लोव, मिर्च, पेपर, भरपूर, प्लानिटी। दरी गलीचे, कारपेट्स, पहचान, आइडेंटिफाई, शान, ग्लोरी। पर्व, फेस्टिवल।